हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, आपके फैमिली में सब ठीक होंगे। ठंड बेहद है, इसके बाद भी आपको मेहनत करनी है अपने अच्छे एग्जाम के लिए। यही समय आपके फ्यूचर का है। तो कल हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में जो सेट आपका 346 XB है, उससे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के बारे में हमने आपको डिटेल से बताया था। वो आपको समझ में भी आया होगा। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। 3 में दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है इसमें 3 का लेंज का नियम। लेंज का नियम आप जानते हैं कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। ये बात आपको पिछले शब्दों में बता चुके हैं। अब इसमें कहा गया है कि समझाइए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, आपको पता है अच्छी तरह से जो आपका प्रेरित धारा है वो क्या है, यह प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वो किस कारण उत्पन्न होता है आपको पता है। फैराडे के प्रथम नियम से E बराबर क्या हुआ, डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है वो होगा तभी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तभी धारा उत्पन्न होगी। कहने मतलब ये हुआ कि जो आपका प्रेरित धारा है वो जिस कारण से उत्पन्न होती है वो कारण को बनाए रखने के लिए, अर्थात वो कारण क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को बनाए रखने के लिए बाह्य कारक जो यांत्रिक कार्य करता है, बाह्य कारक के लिए हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्थात सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, धारा में परिवर्तन कर रहे हैं, है ना, फ्लक्स उत्पन्न करने के लिए जिस कारण का उपयोग हम कर रहे हैं वो कारण जो यांत्रिक कार्य करता है वही क्या है, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत जो आपका लेंज का नियम है विद्युत ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, आप समझ गए होंगे इस तरह से। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 खा की। 3 खा में दिया है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होगी। तो आप जानते हैं, देखो हाइड्रोजन परमाणु के लिए पहले तो हम सूत्र देखते हैं, आपको पता है। आयनन ऊर्जा का सूत्र क्या है आप जानते हैं। आयनन ऊर्जा के लिए क्या सूत्र है आपका, En बराबर -13.6 Z स्क्वायर अपान में N स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो आयनन ऊर्जा दे रखी है वो हाइड्रोजन की दे रखी है। हाइड्रोजन का आयन ऊर्जा देखेंगे तो क्या होगा, पहले ऊर्जा स्तर से और आयनित करने के लिए उच्च ऊर्जा स्तर अर्थात अनंत तक ले जाने में ऊर्जा आवश्यक होगी, वही आपकी आयनन ऊर्जा होगी। अर्थात ये हाइड्रोजन की आयनन ऊर्जा जो आपकी होगी वो क्या होगा, ये इसको हम प्लस कर लेते हैं 13.6 Z स्क्वायर अपान में N स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 1। ये हो गया आपका 13.6 Z स्क्वायर। ठीक है, यहां पर हीलियम के लिए देखिए, हीलियम क्या होता है 2He4। यहाँ परमाणु क्रमांक कितना है, Z की घनत्व 2 है, और इसमें भी आयनन ऊर्जा प्रथम ऊर्जा स्तर से ही निकाली जाती है, क्योंकि उसकी परिभाषा ही है प्रथम ऊर्जा स्तर से जो है उच्च ऊर्जा स्तर तक जहां तक वो आयनित हो सके उतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए Z बराबर 2He4 की आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी 13.6, और Z की जगह पे आप लिख देंगे 2 का स्क्वायर और बटे में 1 का स्क्वायर, यानी कि 13.6 गुणा 4, 6 चौक 24 के 4, 52 2 14, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इसकी आयनन आ गई। ठीक है, आप समझ गए होंगे स्पष्ट तरह से। अब बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 गा में क्या है, 3 गा देखिए, तीन गा में आपको क्या कहा गया है, देखिए ध्यान से। 3 गा में है पोलराइड से समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कैसे करेंगे। पोलराइड से
समतल ध्रुवित प्रकाश का संसूचन कहते हैं, यानी कि संसूचक है ना। तो संसूचन का मतलब यह है कैसे पता लगाएंगे प्रकाश जो है वह ध्रुवित है या अध्रुवित है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जो हमारा कोलाइड है, इसे ये कोलाइड है मान लीजिए, इसकी अक्ष है, इस कोलाइड को हम क्या करते हैं, इस अक्ष के प्रति धीरे धीरे घुमाते हैं। अगर वो प्रकाश कैसा है, समतल ध्रुवित है, तो उसकी तीव्रता क्या होगी, पहले अधिकतम होगी और धीरे धीरे घटती चली जाएगी, अर्थात शून्य तक पहुंच जाएगी। तो हमें ये पता लगेगा कि प्रकाश क्या है, समतल ध्रुवित है। अगर कोलाइड को उसकी अक्ष के प्रति धीरे धीरे घुमाते हैं तो उसकी जो प्रकाश की तीव्रता है अधिकतम से शून्य तक पहुंचती है, न्यूनतम तक पहुंचती है। इसका मतलब वो जो प्रकाश है वो आपका समतल ध्रुवित है। और अगर हम धीरे धीरे घुमाते जाएं तो प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, जिसका मतलब समझ लीजिए अध्रुवित या साधारण प्रकाश है। ये इसकी पहचान, ठीक, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब हम इसका जो 3 खाका की अथवा क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ, 3 खा के अथवा में दिया हुआ है, गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आप ज्ञात कीजिए। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आप जानते हैं, वो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर आपका उत्तर 3 खा का अथवा। आप जानते हैं किसी बिंदु के कारण क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर 1/4πε0 और Q/r² होती है, जो बिंदु r दूरी पर रखा हुआ है। ये हमें जाके सिद्ध करना किसके, गॉस के प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या है, देखिए यहां पर कोई बंद पृष्ठ है, इसके केंद्र पर मान लीजिए कोई यहां पर O है, इस पर Q आवेश रखा हुआ है r दूरी पर, और इस तरह से इसके द्वारा जो क्षेत्र घेरा जाएगा वो आपका ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसके कारण जो बाकी क्षेत्र की तीव्रता अपनी बाहर की ओर होगी ऐसे करके, और जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का जो वेक्टर है वो भी बाहर की ओर होगा, अर्थात डीए वेक्टर भी बाहर की ओर होगा, अर्थात इन दोनों के बीच में जो कोण है वो 0 अंश का होगा। तो अब देखिए यहां से आगे हम बढ़ते हैं, क्या देखिए गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या होगा, हम जानते हैं फाई ई बराबर कंप्लीट इंटीग्रेशन ए और ई वेक्टर डी ए वेक्टर बराबर आपका क्या होता है, Q/ε0, इसका मान इसके बराबर होता है, ठीक बात है। तो अब देखिए यहां से क्या करेंगे, हम इसका मान निकाल लीजिए, वेक्टर ए डी ए बराबर ई डी ए कॉस 0, कॉस थीटा होता है, इनके बीच कोण 0 अंश का है, तो ई डी ए आपका ये बन गया। तो यहां से मान रखेंगे फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, कंप्लीट इंटीग्रेशन ए और आपका ई डी ए, बाहर निकाल लीजिए, तो कंप्लीट इंटीग्रेशन डी ए, इसका मतलब क्या है, डी ए क्या है, क्षेत्रफल अवयव है छोटा सा। अब समाकलन का मतलब होता है छोटे छोटे अवयवों का योग। जब पूरे छोटे छोटे क्षेत्रफलों का योग कर लेंगे तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा, अर्थात इस पूरे पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, बंद पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल, ये कहलाएगा कंप्लीट इंटीग्रेशन ए डी ए बराबर 4πr², ठीक है। ये पृष्ठ आपका जो है पूरा गोला से लेना चाहिए आप, कि गोलाकार ये पृष्ठ पूरा है, ठीक। तो गोले का जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। इधर देखिए फाई ई बराबर क्या है, Q/ε0, यहाँ दीजिए आप Q/ε0, इधर क्या करेंगे E गुणा 4πr², ठीक। E का जब मान निकालेंगे तो इसके बटे में आ जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 और Q/r²। तो आप देख रहे हैं इस तरह से बहुत आसानी से आपने इसको निकाल दिया। तो सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, एक जो है कोई गोलाकार पृष्ठ है जिसके केंद्र पर क्या हुआ, वो जो है केंद्र O पर जो Q आवेश रखा हुआ, जिससे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एक बाहर की ओर ई वेक्टर है, हमने एक क्षेत्रफल अवयव डी ए वेक्टर की कल्पना कर ली, जिसके द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल कितना है, डी ए वेक्टर है।
ये वेक्टर और ये वेक्टर एक ही दिशा में होने के कारण इनके बीच जो कोण होगा वो शून्य अंश का होगा। अब हम गॉस की प्रमेय लगा देंगे और यहाँ से इसका मान आपको पता निकाल करके और ये मान देंगे। बहुत आसान तरीके से आपने ये सीख लिया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपका इसका। अब अगली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का, तो ये उत्तर आपका हो गया कौन सा, उत्तर 4 का। 4 का में देखिए क्या लिखा हुआ है। 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 100 ओम का प्रतिरोधक तथा 1/10 पाई हेनरी का प्रेरक श्रेणी में जुड़े हुए हैं। परिपथ में औसत शक्ति हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए। तो स्रोत का जो वोल्टेज है वो आपको दिया हुआ है और यानी कि LR पर पथ है, इसमें 100 वोल्ट है यानी कि VRMS दिया हुआ है। स्रोत का जो वोल्टेज होता है वो हम उसे VRMS कहते हैं। क्या कहेंगे, VRMS आपको दिया है 100 वोल्ट। ठीक, आवृत्ति F बराबर दिए 50 हर्ट्ज परिपथ की। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 100 ओम का प्रतिरोध दिया है आपका 100 ओम। ठीक, और प्रेरकत्व यानी हेनरी आपको H का मान दिया हुआ, L का मान दिया है 1/10 पाई हेनरी, ये आपको मान इतने दिए हुए। औसत शक्ति हानि बतानी है यानी कि P एवरेज, ये आपको निकालना है। देखिए आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, BI, अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P एवरेज बराबर VRMS गुणा IRMS। ठीक है, ये कह सकते हैं। अब आपके पास देखो VRMS तो है लेकिन IRMS नहीं है। IRMS निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, आपको Z चाहिए होगा। इसका मान हम और भी रख सकते हैं, क्या, इसकी जगह हम रख सकते हैं VRMS गुणा VRMS बटे में Z। ठीक है, क्योंकि I बराबर क्या होगा, I बराबर होता है V/R। जब होगा जब परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा हुआ और यहाँ पर क्या है, प्रेरकत्व भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको परिपथ की प्रतिबाधा Z निकालनी होगी, यानी कुल प्रतिरोध परिपथ का और कुल धारा परिपथ में। तो कुल धारा तो IRMS होगी और जो कुल प्रतिरोध है वो प्रतिबाधा Z के बराबर होता है। और Z कैसे निकालते हैं ये हम आपको बताते हैं। देखिए इसको निकालने के लिए आपको पता है एक सूत्र है, क्या है, प्रतिबाधा Z बराबर क्या होता है, √R² प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, अगर LCR होता तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर रखते तो निकल जाता है इससे। तो देखिए यहाँ से R तो पता है, XL नहीं पता है, XL निकाल लीजिए। 2 पाई FL ये होता है, आप जानते हैं त्वरण प्रतिघात। तो 2 पाई गुणा F का मान 50 गुणा L का मान 1/10 पाई। तो देखिए यहाँ से 0 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो 5 दूनी 10। XL का मान आपका 10 है। अब यहाँ Z में रख दीजिए, तो Z बराबर क्या है, यहाँ से लीजिए Z बराबर आपका हो जाएगा क्या है आपका R² प्लस XL²। ठीक है, R की वैल्यू कितनी है, 10, 10 का वर्ग 100 हो गया, ये भी 10 है, 10 का वर्ग 100 हो गया। ठीक है, तो R का मान यहाँ पर है 100, 10 नहीं है बल्कि आपको यहाँ R का मान दिया है कितना, गलत हो गया, 100, 10 ही दिया हुआ है, 100 नहीं है, R का मान 10 दिया हुआ है। तो ये वर्ग होगा इसके, और इस तरह से Z का जो मान आपका आया 2 गुणा 100 कर सकते हैं इसे, अर्थात 10√2, ये आपका Z का मान है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से मान दीजिए इसमें
पी एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, बीआरएमएस गुणा बीआरएमएस, बीआरएमएस का मान आपके पास 100 गुणा 100 और बटे में 10√2, ठीक है, इसे से काट सकते हैं। तो पी एवरेज बराबर आपका होगा 1000 बटे में √2, ठीक है। अब √2 से क्या करेंगे, गुणा भाग कर लेंगे परिमेयकरण करने के लिए। ऊपर तो हो जाएगा कितना 1000 √2 और बटे में √2 गुणा की 2 आ गई, काट लो इसमें 500, तो आपका पी एवरेज बराबर हो गया 500√2 वाट। देख लीजिए आप सही से, अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया सवाल है ये। ठीक है, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका चार खामे जो है वो रेडियो एक्टिव से संबंधित सवाल है, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे, आउट ऑफ सिलेबस है। गा वाला आपके पास है दिया हुआ 4 गा, उत्तर 4 गा। देखिए 4 गा में क्या दिया है, 4 गा में दिया 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन का संवेग बताइए, ठीक है। तो आपको बताते हैं भाई इसका संवेग क्या होता है, देख लीजिए। तो इसमें आपको विभवांतर दिया है, अर्थात विभवांतर कितना है, विभवांतर V बराबर दिया है आपका 50 वोल्ट, ठीक है, ये आपको दिया हुआ। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है लिख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m बराबर 9 × 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, संवेग निकालना है। संवेग देखिए, संवेग P आपको निकालना है, संवेग P आपको निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं क्या होता है, K बराबर P² 2m होता है, संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध होता है, ठीक है। तो यहां से P बराबर हो जाएगा √2mk। K क्या है, गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है K बराबर eV, है ना, QV के बराबर है, इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह E आ जाएगा, ध्यान रख लीजिए आप। तो P बराबर हो गया √2meV, यहाँ से मान देंगे इसके, तो P बराबर क्या होगा 2 × 9 × 10⁻³ गुणा इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 और गुणा वोल्टेज का मान आपको दिया है 50, तो गुणा कर दीजिए। देखो यहां से क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर लीजिए, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100 हो गया यहाँ से, और 100 की गुणा इससे करेंगे तो 160 आ जाएगा, तो 9 × 160 गुणा घात देखिए यहाँ से 31 और 19 50 हो गया, 10⁻⁻50, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 9 का वर्गमूल हो गया 3 गुणा 16 का वर्गमूल हो गया 4 और अंडर रूट में 10 बचे केवल, गुणा 10 की घात बाहर निकाल लीजिए, इसको 25 आ जाएगा, ठीक हो गया, घातें आगे हो गई। अब यहां से 4 × 12 यहां देख लीजिए आप, तो ये आपका P बराबर हो गया 4 × 12 गुणा √10 का मान निकाल लेते हैं यहां से हम, ये हो गया आपका 3 × 9 और 6.001 61, यहाँ से 9 3 00 62 6 36 3.16 मान लीजिए यहाँ से, तो ये आ जाएगा 3.16
गुणा 10 की घात माइनस के 25। अब इसकी गुणा कर दीजिए तो p बराबर क्या होगा, 1272 के 2 और 12 में 12 और 7, 12 7 19 के 9 से 1, 12 36 1 37। तो इस तरह से पॉइंट 2 के बाद लगा देंगे, 10 की घात माइनस 25 हो गया ये। और इसको आप लिख सकते हैं 3.792 गुणा 10 की घात माइनस 24, ये आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो केवल आप इसको ऐसे लिख सकते हो, p बराबर 3.792, तो 2 जो है 5 से कम है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपका संवेग आ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये संवेग आ गया आपका। देख लीजिए बहुत कुछ है नहीं इसमें, खाली वैल्यू रख करके आपको गुणा भाग करनी है, करने के बाद आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको आप 4 भी लिख सकते हो, उत्तर ही बता सकते हैं, इसमें 4 हो सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। सेकंड पार्ट है इसमें, क्या डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या होगी। सेकंड पार्ट में डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या है सेकंड पार्ट में, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य ये आपकी लैम्डा होगी, लैम्डा बराबर होता p/h, गलत, h/p, संवेग होता p बराबर h/लैम्डा। ठीक है, तो यहां से लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा बराबर आपका हो जाएगा h/v। तो h का मान होता 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 34 और बटे में 3.79 गुणा 10 की घात माइनस के 24। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो लैम्डा बराबर क्या आएगा, इसको पॉइंट का भी 0 बढ़ा दीजिए, तो इधर देखिए 660 बटे में 379 गुणा 10 की घात इतना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस की हो जाएगी, 34 में से 24 चले गए तो माइनस के 10 बचेंगे, इसको हम भाग दे देंगे। और भाग देने के बाद ये 3 दूनी 6 लगभग 2 के बराबर आएगा, ये हम कह सकते हैं इसमें, चलो भाग दे लेते हैं, 379 भाग दिया हमने 660 को, तो 2 तो भाग जा नहीं सकता, लगभग 2 मान सकते हो आप इसको, क्योंकि इसका दोगुना हो गया 8 9 दूनी 18 के 8 और 14 15 6 7 718, तो ये 1.9 आप इसको मान सकते हो, 1.8 चलो भाग देना सही से, इस तरह से आपका ये इतने मीटर आ गए। ठीक, गुणा भाग में कहीं मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप लोग उसे कर लें सही से, अगर कोई दिक्कत हो तो।